देश का जेनजी वाकई गेम बदल रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल तक जिन मंचों पर भक्तों की भीड़ दिखती थी, सत्ताधीशों को खुश करने वाले सवाल पूछे जाया करते थे, आज वहां के जेनजी ने पहुंचकर ऐसे ऐसे सवाल दागे हैं जो साबित करते हैं कि अब वो शांत रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सवाल पूछकर, वो भी जिम्मेदार लोगों से, उनसे सवाल पूछकर उनकी बोलती बंद कर रहे हैं। यकीन ना हो तो एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं। सर ने जैसा बोला था कि कांग्रेस सबसे बड़ी टेक की विरोधी है एंड बीजेपी सबसे बड़ा टेक का सपोर्टर है। सर मेरा क्वेश्चन है कि कांग्रेस के टाइम पे टोटल नंबर ऑफ आईआईटीज एंड एनआईटीज 46 थी एंड बीजेपी के टाइम में वो सिर्फ 9 है। तो सर इतनी बड़ी टेक सपोर्टर है तो आईआईटीज एंड एनआईटी की संख्या बढ़ाती क्यों नहीं है, एक्सपैंड क्यों नहीं करती है बीजेपी? देखा आपने, युवा के सवाल में वो दम था जिसके बाद फिर तालियों की गड़गड़ाहट रुकी नहीं। और ये तालियां ये भी बताती हैं कि वहां मौजूद लोग भी युवा के उस सवाल पर अपना समर्थन जाहिर करते हैं। खैर ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि युवाओं ने इससे भी तीखे तीखे सवाल दागे हैं, जिसके बाद प्रवक्ताओं की बोलती बंद हो गई, उसमें भी खासकर बीजेपी प्रवक्ता और साथ ही साथ गोदी एंकर भी। मैम बात यहाँ पे सरेंडर का नहीं सिलेंडर का होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे जितने प्रवक्ता हैं एलपीजी की वजह से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या होगी तो किसान परिवार को होगी, वो मजदूर परिवार को होगी, वो सामान्य परिवार को होगी जो दिन भर का मजदूरी करके 500-600 रुपए कमाते हैं। और जवाब दीजिए, इधर से आई। देखा आपने, युवा अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसके सामने से माइक हटा लिया गया, क्योंकि उसकी बातें जो थी वो बीजेपी को बिल्कुल भी रास नहीं आती, और ना ही उसकी चाटुकारिता करने वाली मीडिया को, जिसका नतीजा अब ये भी देखने को मिल रहा है कि वो सवाल बिल्कुल कट कर दिए जाते हैं जो सरकार की पोल खोलते हो, वो सवाल ही हटा दिए जाते हैं। लिहाजा वो ऐसे सवाल बहुत ही कम दिखाए जा रहे हैं ताकि सरकार पर उंगली ना उठे, जबकि युवा लगातार ऐसे ऐसे मंचों पर पहुंचकर सवाल उठा रहे हैं। खैर कितनी भी चालबाजी कर लो, युवा रुकने वाले नहीं है। उनके सामने जब भी माइक पहुंच रहा है, वो सत्ता में बैठे लोगों को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरा सवाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सिर्फ दलीलें देते रहते हैं, तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया या इस पे कुछ होगा भी? सुना आपने कितना गंभीर सवाल किया छात्रा ने कि महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी दलीलें तो दी जाती हैं और सभी पार्टियां और उसके सभी नेताओं के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन आज जब सत्ता में बीजेपी है, कई राज्यों में उसकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसके बावजूद ऐसा क्यों है कि उसी के कार्यकाल में रेपिस्ट जेल से ज्यादा समय बाहर बिताते हैं? गाने की शूटिंग हो या फिर चुनाव प्रचार, कैसे उन्हें राहत मिल जाती है? तो क्या ऐसे में महिला सुरक्षा की बात करना, दलीलें देना केवल पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बन गया ताकि बस महिला सुरक्षा को वोट के लिए इस्तेमाल करो? और हाँ, केवल महिला सुरक्षा ही नहीं बल्कि हिंदुओं की आस्था का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का नाम देकर। इस पर भी एक छात्र ने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा है, वो भी सुनिए। बीजेपी कहती है अपने आप को कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएगी, पर ये कहाँ तक सही है? क्योंकि हिंदू राष्ट्र, क्योंकि अमेरिका वगैरह में तो हिंदू राष्ट्र वगैरह कुछ नहीं है ऐसा, वहाँ पे तो सब टाइप के लोग रहते हैं, बट इंडिया ही में ऐसा क्यों है कि हिंदू राष्ट्र ही बनाना है? और सर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन ये है, बाकी लोग भी हैं मैम एक छोटा सा है, जल्दी से पूछो सर। एक क्वेश्चन और है, जैसे हिंदू राष्ट्र बनाना है और आज के समय में क्या कहते हैं, जो इंडिया है बीट सप्लाई में नंबर 1 पे आ गई, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? सुना आपने, युवा भी अब इस बात को समझने लगा है कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर उसे केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग ये बातें कर रहे हैं वो आज सत्ता में है। इसके बावजूद आज हमारे देश की गिनती बीफ सप्लाई करने के मामले में टॉप 5 की लिस्ट में आता है। सोचिए, एक तरफ हिंदुओं को धर्म का चूरन बांटेंगे और दूसरी तरफ बीफ की सप्लाई भी तेजी से बढ़ रही है, वो भी एक ऐसी सरकार में जो खुद को हिंदुओं की बहुत बड़ी तहसीब बताती है। खैर अब इनके इस एजेंडे को देश का भविष्य कहा जाने वाला युवा वो भी भली भांति समझने लगा है, और वो ये भी देख रहा है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी अपने देश में तो खुद को विश्वगुरु कहलवाते हैं, लेकिन असल में उनकी हालत क्या है उसको भी जेनजी भली भांति देख रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए। मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अमेरिका के सामने कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका तय करता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें रूस से तेल खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पर पहले भी ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई ट्रेड डील की धमकी देकर। तो इस पर आपका क्या विचार है? सुना आपने, ये बात आज किसी से नहीं छिपी है कि ट्रंप, जिसे एक समय मोदी जी अपना डियर फ्रेंड बताते थे, उसके लिए प्रचार की हर लिमिट क्रॉस कर गए, उसके सामने आज मुंह तक नहीं खुल रहा है। वो लगातार उठपटांग बयान दे रहा है भारत को लेकर, लेकिन मजाल है कि हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप को लेकर चू भी कर दें। हालांकि युवा के ऐसे सवाल करने के बाद जानते हैं वहां मौजूद बीजेपी प्रवक्ता ने जवाब क्या दिया। सुधांशु त्रिवेदी, जो आमतौर पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहे जाते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है
वो भी सुनिए। सरेआम झूठ बोला है। देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, किस देश के खिलाफ नहीं बोल रहा है। मुझे एक देश बताइए, बड़ा देश। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत कभी नहीं बोला। इवन उन्होंने अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ व्यक्तिगत बोला है। सुना आपने, सरेआम झूठ। पहला तो ये कि ट्रंप सबके खिलाफ नहीं बोलता, जिसे कमजोर मानता है केवल उसके खिलाफ बोलता है, और जिसे मजबूत मानता है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। बाकी रही दूसरी बात जो सुधांशु ने बोली कि कभी ट्रंप ने मोदी जी के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं बोला, तो ये सबसे बड़ा वाला झूठ है। क्योंकि इसी ट्रंप ने सरेआम प्रेस के सामने कहा था कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर खत्म कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है? ये व्यक्तिगत नहीं है। दरअसल हकीकत यह है कि ऐसे मंचों पर पहुंचकर बीजेपी के प्रवक्ता युवाओं के सामने, मीडिया के सामने ऐसे सरेआम झूठ बोलते हैं, और जानकारी के अभाव में सुनने वाले भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जबकि ऐसे में टोकना चाहिए वहां मौजूद एंकर को, लेकिन यहाँ तो उसे भी इस बात की जानकारी नहीं थी, या फिर उसने भी जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया। खैर, अब इनके एजेंडे को भी लोग भली भांति समझने लगे हैं। तभी तो जो एजेंडा इनके द्वारा चलाया जाता है कि विपक्ष विदेशों में जाकर वहां की धरती से मोदी सरकार पर जो सवाल खड़े करता है, उससे देश की बदनामी होती है। इस एजेंडे को लेकर युवाओं ने जबरदस्त सवाल किए, वो भी सुनिए। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि यदि राहुल गांधी का विदेश में जाके सरकार के खिलाफ या उनकी नीतियों की आलोचना करना अगर देश का अपमान है, तो फिर उन बीजेपी के प्रवक्ताओं का जाकर विदेश में गांधी परिवार के बारे में, नेहरू जी के खिलाफ में या कांग्रेस पार्टी के बोले में देश का अपमान नहीं है। अभी भारत का जो है फॉरेन में जो है अपमान होने की बात हो रही थी, तो सबसे बड़ी अपमान की बात तब होती है जब यूके, कनाडा और ये सिंगापुर जैसे देश जो हैं अपना एडवाइजरी निकालते हैं कि इंडिया इज ऑन हाई हेल्थ रिस्क। हाई हेल्थ रिस्क में जब इंडिया को डालते हैं। सुना आपने, पहला तो युवा ने यह कहा कि जब विदेशों में जाकर यही बीजेपी वाले नेहरू जी और गांधी जी को लेकर सवाल खड़े करते हैं, तो क्या वो देश का अपमान नहीं है? और बाकी बात अपमान की है, तो जब कई देश भारत को लेकर, यहाँ के हवा और प्रदूषण को लेकर एडवाइजरी जारी करते हैं कि हाई लेवल हेल्थ रिस्क है, तो क्या ये अपमान नहीं है? वाकई युवाओं के ये सवाल दिखाते हैं कि वो राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में, उनके बहकावे वाली राजनीति में बिल्कुल भी नहीं फंस रहे हैं, बल्कि मामलों की खोज पड़ताल करके उसकी तह तक जा रहे हैं। और केवल जा ही नहीं रहे हैं, बल्कि अवसर मिलने पर एजेंडा धारियों को आईना भी दिखा रहे हैं। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, सवाल पूछने वाले युवाओं का कारवां ऐसे ही बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब राजनीति फ्री बीज और धर्म पर नहीं, बल्कि जनता के बुनियादी मुद्दों पर बात होगी। ऐसे में जरूरत है और भी युवाओं को सामने आने की, सवाल पूछने की, क्योंकि यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। बाकी आप दर्शकों को युवाओं के ये सवाल, सत्ताधारी पार्टियों से तीखे सवाल पूछने की हिम्मत दिखाना, ये जज्बा आप लोगों को कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी और भी कुछ सुझाव हो तो वो भी हमसे जरूर साझा करें।